अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेशन की थी और उसके ग्राफिकल सॉल्यूशन की एक एग्जांपल सॉल्व की थी। नेक्स्ट आज हमने एक एग्जांपल और की है आपके लिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एग्जांपल क्या है? अ पर्सन रिक्वायर्स 10, 12 यूनिट्स ऑफ केमिकल्स A, B, C respectively. A liquid product contains 5, 2 and 1 units of chemicals A, B, C respectively per jar. एक पर्सन है, उसको ए बी सी केमिकल्स के 10, 12 एंड 12 यूनिट्स रिक्वायर्ड है। उसको इतने यूनिट्स चाहिए, लेकिन एक लिक्विड प्रोडक्ट है जिसमें 5, 2 एंड 1 यूनिट्स जो हैं वो ए बी सी केमिकल्स के पर जार में। और इसी तरह से एक ड्राई प्रोडक्ट है जिसमें 1, 2 एंड 4 यूनिट्स जो हैं ए बी सी केमिकल्स के हैं पर कार्टन। मतलब एक जो गत्ते का डब्बा होता है उसमें ड्राई प्रोडक्ट्स में जो केमिकल्स की मिकदार, ए केमिकल जो है उसकी मिकदार उसमें 1 है, बी जो है उसकी 2 है, सी जो है उसकी 4 है, 4 यूनिट्स। नेक्स्ट इफ द लिक्विड प्रोडक्ट कॉस्ट $3 per jar and the dry product costs $2 per carton. How many of each should be purchased to minimize the cost and meet the requirements? अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमने इसको पहले तो इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन इसको सॉल्व करना है। बट इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है, हाउ मेनी ऑफ ईच शुड बी परचेज टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मीट द रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है? पर्सन के रिक्वायरमेंट्स हैं कि उसको ए केमिकल जो है वो 10 यूनिट्स चाहिए, बी केमिकल जो है वो 12 यूनिट्स चाहिए और सी केमिकल जो है वो भी 12 यूनिट्स चाहिए। तो अब लिक्विड प्रोडक्ट को जो पर जार खरीदने पे जो उसकी कॉस्ट आती है वो है $3 पर जार, और जो ड्राई प्रोडक्ट है उसका पर कार्टन, एक कार्टन खरीदने में जो कॉस्ट आती है वो $2 है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने कॉस्ट को मिनिमम करना है। मतलब कि कॉस्ट को हमारी को हमने मिनिमम करना है, दोनों को कंबाइन मिला के लिक्विड प्रोडक्ट एंड ड्राई प्रोडक्ट को मिला के हमने कॉस्ट मिनिमम करनी है अपनी, ताकि ये जो पर्सन की रिक्वायरमेंट्स हैं 10, 12 एंड 12 यूनिट्स ये पूरी हो सके। बट इस पे जो खर्चा आ रहा है हमारा, जो इसकी कॉस्ट लगे वो मिनिमम हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमाइज द कॉस्ट, इसको हम लेट करते हैं जी के साथ। जी के साथ इसको लेट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं इसको, जो हमारा डाटा है इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। We put the given information in table as below. जो केमिकल यहाँ पे अभी के लिए केमिकल ए, केमिकल बी, केमिकल सी एंड कॉस्ट इन डॉलर्स, यूनिट पर जार, यूनिट पर कार्टन एंड यूनिट्स रिक्वायर्ड। केमिकल ए जो है ये ऊपर स्टेटमेंट में गिवन है, पर जार जो है वो केमिकल ए प्रोवाइड करता है 5 यूनिट पर जार, जो लिक्विड प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कर रही है। पर कर्टन जो ड्राई प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करती है वो है केमिकल ए की जो मिकदार है पर कर्टन में 1 यूनिट है, और उस पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है केमिकल ए के लिए वो 10 यूनिट्स है। इसी तरह से केमिकल बी जो है वो 1 यूनिट पर जार में 2 यूनिट जो है वो पर जार हमें प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह से एक कर्टन जो है वो हमें 2 यूनिट्स जो है वो केमिकल बी के प्रोवाइड कर रहा है, और जो पर्सन की रिक्वायरमेंट है 12 यूनिट्स है। सिमिलरली जो केमिकल 3 है पर जार में केमिकल 3 सी की जो मिकदार है 1 यूनिट है, पर कर्टन में उसके 4 यूनिट्स हैं, और जो रिक्वायरमेंट है वो 12 यूनिट्स हैं। अब पर जार के ऊपर जो इसकी कॉस्ट लग रही है लिक्विड प्रोडक्ट की वो $3 है, एंड पर कर्टन में जो एक कर्टन में पर यूनिट पर जो कॉस्ट आ रही है वो $2 है। यहाँ पे जो हमारे यूनिट पर जार है, यूनिट पर कर्टन है, इसको हम वेरिएबल से डिनोट कर लेते हैं। लेट x1 एंड x2 बी द नंबर ऑफ जार्स एंड नंबर ऑफ कर्टन परचेज्ड रिस्पेक्टिवली, देन द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द प्रॉब्लम इज। अब यहाँ पे ये जो कॉस्ट है पर जार पे लग रही है और पर कर्टन पे जो कॉस्ट लग रही है इसको हमने मिनिमाइज करना है। इसको मतलब इन दोनों को कंबाइन करने का मतलब इनका टोटल जो कॉस्ट आएगी वो हमने मिनिमम करनी है। तो अगर हम x यूनिट पर जार को x1 से डिनोट कर रहे हैं तो इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 3x1 हो जाएगी, और कर्टन को x2 से डिनोट कर रहे हैं तो इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 2x2 हो जाएगी। देन इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा वो आ जाएगा मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2। नेक्स्ट सब्जेक्ट 2 के बाद कॉन्स्ट्रेंट्स आती होती हैं, जो कंडीशंस होती हैं, डिमांड्स होती हैं या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आती हैं। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं?
कि जो पर्सन को केमिकल ए रिक्वायर्ड है वो 10 यूनिट्स चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे जो पर यूनिट जार में से हमें केमिकल मिल रहा है और पर एक कार्टन में से जो उसको केमिकल मिल रहा है ए, उनको मिला के हमने जो 10 यूनिट्स हमारी रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब अगर हम जब इन दोनों को मिलाते हैं, अब ये पर्सन की रिक्वायरमेंट है उसको मतलब सिर्फ 10 यूनिट ही चाहिए, लेकिन इन दोनों को मिला के केमिकल ए के वो ज़्यादा यूनिट 10 भी यूनिट बन सकते हैं और ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो हमारी जो कांस्टेंट बनेगी वो 5x1 प्लस x2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 हो जाएगी। इसी तरह से केमिकल बी जो है उसके लिए आ जाएगा 2x1 प्लस 2x2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 12। मतलब कि जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर हमारे पास वो केमिकल उससे ज़्यादा होगा तो हम उसको उतना प्रोवाइड कर सकेंगे। या तो उसके इक्वल होना चाहिए हमारे पास, या उससे ज़्यादा होना चाहिए। कम होगा तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। सिमिलर थर्ड कांस्टेंट जो है वो आ जाएगी x1 प्लस 4x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। एंड थर्ड लास्ट पे ये कंडीशन लगानी होती है कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं x1 एंड x2 आर नॉन नेगेटिव। स्टेप यहाँ तक हो गया। हमारी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम थी उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, हमने इसको सॉल्व करना है, वो भी जो भी अप्रोप्रिएट मेथड होगा। यहाँ पे फिलहाल जो है हम ग्राफिकल सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, तो हम इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले जो भी जितनी भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको चेंज कर लेना है इक्वेशंस की फॉर्म में। इनक्वालिटीज खत्म करके हमने इक्वेशंस लगा दी हैं, इक्वालिटी का निशान लगा दिया, तो ये सब जो है वो इक्वेशंस में चेंज हो गई। अब इनके यहाँ पे एक मेथड होता है, आप x2 को इक्वल टू 0 पुट करो, देन x1 की वैल्यू निकाल लो, वो भी x1 इंटरसेप्ट निकलता है। उसके बाद x1 की वैल्यू 0 पुट करो और x2 की वैल्यू निकाल लो, वो x2 इंटरसेप्ट होता है। लेकिन एक मेथड और होता है कि हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी। वो क्या होती है कि x ओवर ए, जैसे अगर हम यहाँ पे x1 और x2 वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो x1 ओवर ए प्लस x2 ओवर बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे x1 और x2 के कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव होते हैं, और a जो है वो x1 इंटरसेप्ट है, b जो है वो x2 इंटरसेप्ट है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे जो भी राइट साइड पे एलिमेंट आ रहा है, जो भी नंबर आ रहा है, इस पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे L1 में 10 आ रहा है, तो इस पूरी इक्वेशन को 10 पे डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा x1 ओवर 2 प्लस x2 ओवर 10 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली लाइन 2, ये जो लाइन 2 की इक्वेशन है, इसको आप राइट साइड पे 6 आ रहा है तो इसको 6 पे डिवाइड कर दें। x1 ओवर 6 आ गया, प्लस x2 ओवर 6 इज इक्वल टू 1। एंड L3 को हम 12 पे डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा x1 ओवर 12 प्लस x2 ओवर 3 इज इक्वल टू 1। अब ये जो लाइंस आई हैं L1, L2 एंड L3, इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर लें, देन हम उसका फिजिबल सोल्यूशन देखेंगे। फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे फिजिबल रीजन जो है, फिजिबल रीजन वो होता है जिसमें हमारे जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जी एंड x1 x2 x3 एंड सो ऑन, जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू अगर नॉन नेगेटिव है उस रीजन के अंदर, वो रीजन जो है वो हमारा फिजिबल रीजन होता है। नेक्स्ट इसको ग्राफिकली इसको ड्रॉ कर लेना है, इसके ग्राफ बना लेने हैं। ये आ जाएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है x1 का इंटरसेप्ट 2 आ रहा है, x2 का इंटरसेप्ट जो है वो 10 आ रहा है। तो ये फर्स्ट लाइन जो बनेगी, यहाँ पे x1 का इंटरसेप्ट 2 आ गया और x2 का इंटरसेप्ट जो है वो 10 आ गया, ये एक लाइन बन गई। दूसरी लाइन जो है वो आ जाएगी, x1 का इंटरसेप्ट 6 आ रहा है, x2 का इंटरसेप्ट जो है वो भी 6 आ रहा है, तो लाइन 2 जो है वो बनेगी x1 का इंटरसेप्ट 6 और x2 का इंटरसेप्ट भी 6 आ गया, ये लाइन 2 बन गई। इसी तरह से थर्ड वाले इंटरसेप्ट को मिला के अपने लाइन 3 बना लेनी है। x1 का इंटरसेप्ट जो है वो 12 आ रहा है और x2 का इंटरसेप्ट जो है वो 3 आ रहा है, तो इसको मिला के एक लाइन बन गई L3। अब हमने यहाँ पे चेक करना होता है अपना रीजन, के हमारे पास जो रीजन आता है वो क्या आएगा। रीजन को कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे हमने एक टेस्ट पॉइंट लेना होता है 0 0, टेस्ट पॉइंट 0 0। अगर तो इनक्वालिटीज जो हैं वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं, तो हम उसका रीजन जो है वो शेड करते हैं, वो ओरिजिन की तरफ करते हैं, और अगर सेटिस्फाइड नहीं होती तो वो हम ओरिजिन से बाहर की तरफ सेटिस्फाई वो शेड करते हैं। अब हमने टेस्ट पॉइंट ले लेना है, वो ओरिजिन ले लेना है।
यहाँ पे हमने टेस्ट पॉइंट जो लिया है वो 0 0 लिया है, इसको अपनी इनक्वालिटीज में पुट करके देख लेना है। यहाँ पे इन सारी इनक्वालिटीज को पुट करके देख लेना है। अगर तो ये इनक्वालिटीज जो है वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो वो ओरिजिन की तरफ शेड करेगा, लेकिन अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होती तो हम ओरिजिन से बाहर की तरफ इसको शेड करते हैं। अब यहाँ पे जब x1 और x2 की जगह पे 0 0 पुट करते हैं तो आंसर 0 आ रहा है, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 10। सिमिलरली सेकंड में पुट करेंगे तो वो भी सेटिस्फाई नहीं होती, थर्ड में पुट करते हैं तो वो भी सेटिस्फाई नहीं होती। इसका मतलब इन तीनों लाइंस का जो शेडेड एरिया है वो रीजन से बाहर की तरफ बनेगा। तो यहाँ पे जो इसका शेडेड एरिया आएगा वो ये वाला आ जाएगा इस तरह से। ये वाला जो एरिया है ये इसका सोल्यूशन रीजन बन जाएगा। और हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है क्योंकि इसमें कंडीशन लगी हुई है कि x1 और x2 जो है वो नॉन नेगेटिव है, मतलब कि हमारा सोल्यूशन जो है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे ये जो कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे, एक डी बन जाएगा, उसके अलावा एक सी कॉर्नर पॉइंट आ गया, फिर बी और ए। तो हमारे पास जो z की वैल्यू है वो इन्हीं में से जी हमने, क्योंकि z को मिनिमम करना है तो z की वैल्यू जो है मिनिमम वो इन्हीं एक कॉर्नर पॉइंट्स पे होगी। और इन्हीं पहले सबसे पहले इन कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड कर लेना है। कॉर्नर पॉइंट्स को किस तरह से फाइंड करते हैं, यहाँ पे पॉइंट ए देखें, ये किन के इंटरसेक्शन से बन रहा है। पॉइंट ए जो है वो x1 एक्सिस और L3 लाइन के इंटरसेक्शन से आ रहा है। तो ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 12 0, x1 कोऑर्डिनेट इसका 12 आ जाएगा और y कोऑर्डिनेट इसका 0 आ जाएगा। इसी तरह से जो बी पॉइंट है वो L2 एंड L3 के इंटरसेक्शन से बन रहा है। इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस को सॉल्व करके बी पॉइंट निकाल लेना है। और जो सी पॉइंट है वो L1 और L2 के इंटरसेक्शन से आता है, उन दोनों को सॉल्व करके सी पॉइंट आ जाएगा। सिमिलरली जो हमारे पास डी पॉइंट है वो आएगा L1 और x2 एक्सिस के इंटरसेक्शन से, और ये पॉइंट हो जाएगा 10 0 10, इसके कोऑर्डिनेट जो है वो 0 10 आ जाएंगे। फर्दर यहाँ पे इसको सॉल्व भी किया हुआ है। नेक्स्टली हमने स्टेप 3 था, हमें कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ए वाला जो है उसके 12 0 आ गए, बी जो है वो लाइन 2 और लाइन 3 के इंटरसेक्शन से आता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स 4 2 आ जाएंगे। ये कंप्लीट इनको सॉल्व किया हुआ है। इसी तरह से सी पॉइंट जो है वो इंटरसेक्शन लाइन 1 और L2 के इंटरसेक्शन से आता है तो उसको सॉल्व करके फाइंड कर लिया। देन डी जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड x2 एक्सिस के इंटरसेक्शन से आ रहा है, तो ये पॉइंट आ गए 0 10। अब इन सारे कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। जिस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू जो है वो मिनिमम होगी वो हमारा सोल्यूशन होगा। टेबल बना लें, टेबल में एक साइड पे पॉइंट्स लिख लें और दूसरी साइड पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यूज फाइंड कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी पॉइंट्स आए थे, इन पॉइंट्स के ऊपर हमने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाली है। अब यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू 36 आ रही है, बी पॉइंट के ऊपर 20 आ रही है, सी पॉइंट के ऊपर 13 एंड डी पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू 20 आ रही है। तो अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हमने इसकी वैल्यू को, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, हमने कॉस्ट को मिनिमम करना है। तो यहाँ पे चेक करें मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 13, और वो किस पॉइंट के ऊपर आ रही है, सी के ऊपर। Thus, अब द नेक्स्ट रिजल्ट हमारा क्या बनेगा, दैट z is the maximum minimum, z is minimum at c 15 and has value 13। z minimum है c पॉइंट के ऊपर, उसकी वैल्यू 13 है। Hence, 1 jar and 5 curtains should be purchased to give minimum cost of $13। हमारा क्वेश्चन क्या था कि how many jar and curtains can be purchased to minimize the cost। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया कि हम 1 जार खरीदेंगे और 5 कर्टन खरीदेंगे, तो हमारे पास जो मिनिमम कॉस्ट उस पर लगेगी वो $13 लगेगी। तो ये हमारा आंसर है। ओके, अल्लाह हाफिज़।